पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही पर्चे लीक हुआ करते थे। आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा हम 11 तारीख से शुरू किए हैं। आप देखिए फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। वो केवल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में और वहाँ की व्यवस्था पर कोई काम नहीं कर रहे। एक भी प्रत्याशी भाजपा का नहीं उतारा, तो ये स्पष्ट बात है। जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो गाजीपुर बनारस में क्या कर रहे हैं? बनारस में थे, गाजीपुर में थे कि जम्मू एंड कश्मीर में थे? इसका जवाब दें। वो जबरदस्ती सरकार ने हरवाया है सदर प्रसाद जी को बांसगांव, पूरी ताकत लगा दिया बनारस में और जीतने में पसीने फेंक दिया प्रधानमंत्री ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामा करना बंद कर दे और जाति के नाम पे, धर्म के नाम की राजनीति। आज निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ से 80 लोकसभा आती है, वहाँ पर गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त परिणाम दिए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए, जिसके नाते आज देश के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। राहुल जी हर जगह, हमारे नेता हर जगह उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश पे मोदी जी और उनकी पूरे जो इनका एनडीए, जिसको आज इसकी सरकार ये बनाए हैं, इनको पूरा भरोसा था, जो बार बार अपने भाषणों में बोलते थे 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार, उत्तर प्रदेश ने उसकी हवा निकाल दी। 400 पार की भी हवा निकाल दी, 80 पार की, 80 में 80 की भी हवा निकाल दी और 10 लाख पार, जो बनारस में उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव 10 लाख पार का होगा, उस 10 लाख पार की भी हवा हमारे काशी के बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले हमारे साथियों ने निकाल दिया। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश, इस देश को बनाने में अपना काम कर रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ा, बनारस में आप सबका सहयोग प्यार मिला, अपनी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। मेरे एब्सेंस में पूरी कांग्रेस पार्टी में, कार्यालय में हमारे सभी साथियों ने, सभी लोगों ने, विशेष रूप से हमारी नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना जी ने, हमारे मीडिया के लोग जो यहाँ पर मनीष जी और हमारी इनकी पूरी टीम, सीपी राय साहब और पूरे हमारे प्रदेश की जितने पदाधिकारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जो प्रभारी यहाँ के हैं, अनिल, और सभी लोगों ने मिलकर, हमारे प्रवक्ताओं ने, सुधा जी ने और सचिन, सभी साथियों ने मिलकर काम किया, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद आया। आज जो स्थिति चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नौजवान बच्चे, हाहाकार मची हुई है नौजवान बच्चों में, जो नेट के माध्यम से एग्ज़ाम दिया था मेडिकल का। पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही पर्चे लीक हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में 19 एग्ज़ाम के पर्चे आउट हुए, लीक हुए। पुलिस, चाहे वो सिपाही का भर्ती का मामला रहा हो, लाखों लाख बच्चे बेचारे निराश हुए, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए। उसके पहले आर और 19 एग्ज़ाम्स यहाँ पर लीक हुए। और सबसे बड़ी विडंबना कि उत्तर प्रदेश तो लीक में शामिल था ही, अब देश भी शामिल हो गया है लीक में। नीट की परीक्षा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था कराती है और पूरी तरीके से वो भी इसमें शामिल हो गए। अब इस देश की जनता, इस देश के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां अब किस पे भरोसा करें? अब उनको भी अपनी बात उठाने के लिए आना पड़ रहा है, मीडिया में आप सबके बीच में जाना पड़ रहा है, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सरकार से जवाब तलब किया है, उनसे जवाब मांगा है। हम सब लोगों ने चुनाव के बाद ये तय किया
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अविनाश पांडे जी, अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 7 तारीख को। उसमें ये तय किया गया कि ये जो भी हम चुनाव जीते और जहां हम चुनाव हारे भी हैं या हमारे गठबंधन के साथी हमारे जीते हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी के और हमारे साथी जो जीते हैं, सभी दल के साथ मिलकर आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा हम 11 तारीख से शुरू किए हैं, जिसका आपने देखा होगा कि पहला एग्जाम्पल उदाहरण रायबरेली के अंदर हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी ने आकर रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया है। शुरुआत हो गई, अब ये लगातार 15 तारीख तक लगातार चलेगी। हो सकता है 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए, 16-17 भी हो जाए, और हम सभी 403 विधानसभाओं में सभी इंडिया गठबंधन के दल के लोग मिलकर सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे और जनता के प्रति जो उनका आशीर्वाद प्यार मिला है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम ज्ञापित करेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और उनके बीच में हम लड़ते रहेंगे। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, आप देखिए फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, अभी फिर दाल के दाम फिर बढ़ गए, अरहर के दाम, आटा पता चल रहा है कि है नहीं, बाहर से मंगाना पड़ेगा इस देश को, गेहूं बाहर से मंगाने पड़ेंगे। तो ये फिर वही जो जहाँ पर ये बात हम लोगों ने उठाया था, फिर देश उसी रास्ते पे चलता चला जा रहा है। फिर पूरी तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और जो आम जनता की आवाज़ जो थी उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती के साथ अपनी बात उठाएगा और सरकार को मजबूर करेगा मानने के लिए कि वो सरकार जो आज अत्याचार अन्याय कर रही है, जो कॉरपोरेट के हाथों में खेल रही है, 2-4 उद्योगपतियों को, वो सारी चीज़ें जनता को मिले, जनता के बीच में सारी सुविधाएं मिले। धन्यवाद। अजय जी, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, अयोध्या में भी एनएसजी कमांडोज को तैनात किया गया सुरक्षा को देखते हुए। जब से चुनावी नतीजे आए तब से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आप इसको कैसे देखते हो और कांग्रेस क्या संकल्प उठाएगी? नहीं, देखिए लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही। सरकार ये कहती है 370 ख़त्म हो गया और वहाँ के एलजी साहब जो बने हैं वो वहाँ आकर बनारस और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब वहाँ घटना घटी तो उस दौरान वो बनारस और गाजीपुर में चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री जी का और अपने गाजीपुर गिरी जनपद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको वहाँ डटकर रहना चाहिए था और निश्चित तौर से इसकी मजबूती के साथ इसका जवाब देना चाहिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम तीर्थयात्री दर्शनार्थी उसमें गए थे, उनको भी मारा गया। हमारे यूपी के कई लोग थे, हम लोगों ने उस पर जाकर शहीद स्थल पर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। वहाँ जाकर हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और जो लोग घायल थे उनको स्वस्थ होने की कामना की है। निश्चित तौर से इस पर सरकार को मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे ऐसी घटनाएँ दोबारा पुनरावृत्ति न हो। और ज़रूर जो जिनको जिम्मेदारी दी है आपने, वो केवल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में और वहाँ की व्यवस्था पर कोई काम नहीं कर रहे। देश में वोट मांगा, पूरे देश में वोट मांगा, पर एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर में अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतुष्ट नहीं थी? 370 के इस बात से कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें कि अगर इतना कॉन्फिडेंस था जिस इशू पे आप पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, आपने उसी प्रदेश में एक भी प्रत्याशी भाजपा का नहीं उतारा। तो ये स्पष्ट बात है कि 370 भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी धरातल पर कश्मीर के लोगों के बीच में वो अभी तक उसकी वास्तविकता नहीं हुई है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर एक भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर नहीं लड़ा। सर, बीजेपी के कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये साजिश का पूरा खेल है और जो बीजेपी को बदनाम करने के लिए कोई घटना कराई गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोपने में बहुत माहिर है। ये पूरी तरीके से, जैसा अभी हमारे नेता विधानमंडल ने कहा कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि सब चीज़ ख़त्म हो गया, आतंकवाद ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि आप कुछ कर नहीं पाए और आपके जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो गाजीपुर बनारस में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं
उसका जवाब आना चाहिए कि उस समय कहाँ थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, बनारस में थे, गाजीपुर में थे कि जम्मू एंड कश्मीर में थे? इसका जवाब दें। वो पूरी तरीके से केवल चुनाव और केवल चुनाव जीतने के लिए और केवल राजनीति चुनावी समीकरण के लिए बने हुए हैं लोग। राहुल जी का जो बयान जिसको उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका जी बनारस से चुनाव लड़ती तो 2-3 लाख वोटों से इंसानों से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आप बनारस से। निश्चित तौर से हम लोगों ने बहुत पहले ही आदरणीय प्रियंका जी से आग्रह किया था और उसे निवेदन किया था कि आप आइए बनारस, आप हम सब लोग एक मजबूत आपको एक अपनी बहन और एक भाई की तरह मिलकर चुनाव यहाँ लड़ेंगे और निश्चित तौर से मोदी को हराएंगे। पर मैं समझता हूँ कि उनको पूरे देश के अंदर काम करना, पूरे देश के अंदर उनको प्रचार करना, पार्टी की तरफ से जो निर्देश उनको मिला होगा उसका उन्होंने पालन किया। इस लड़े कितने पे थे हम? तो 17 पे लड़े थे ना। तो नहीं फिर कैसे 17 में हम लड़े, 17 में हम 6 जीते हैं, हम 80 पे नहीं लड़े हैं। हम 80 पे लड़े होते तब ना आप कहते ये बात। 17 लड़े, 17 में हमारा परफॉर्मेंस देख लीजिए, वोट का परसेंटेज देख लीजिए हमारा 17 पे 80 पे मत काउंट करिए। और जो हमें सीटें हराई गई, अब सदल प्रसाद जी को ज़बरदस्ती हरवाया, ज़बरदस्ती सरकार ने हरवाया है सदल प्रसाद जी को। बांसगांव हमारी देवरिया की सीट ज़बरदस्ती हराई गई, महाराजगंज की सीट ज़बरदस्ती हराई गई और अमरोहा की सीट ज़बरदस्ती हराई गई। बनारस में पूरी तरीके से सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, मैं अकेला, मेरा मनोबल, मेरे कार्यकर्ता और मेरी जनता, सारे मुख्यमंत्री बनारस में, सारे मंत्री बनारस में, 8 गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनारस में, पूरी ताकत लगा दिया बनारस में। और जीतने में पसीने फेंक दिया प्रधानमंत्री ने, पसीने निकल गए, 4 राउंड तक हारते रहे। देखो ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको बनाए हैं पहले उनसे तो काम ले नहीं पा रहे हैं। उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, वो जम्मू के वहाँ आतंकवादी घटना घट रही है वो बनारस और मेरे घूम रहे हैं, आपने गाजीपुर में घूम रहे हैं। तो पूरी तरीके से खुद अपने आप को पहले झांक कर देखें। और निश्चित तौर से हम लोगों ने हमेशा ट्रैवल्स को बढ़ाया है, आगे बढ़ाया भी है। मोना जी इस पर आपसे को जवाब देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल ट्राइबल्स और एससी और बैकवर्ड के नाम पर जो ये ड्रामा करती है, देश की महिला राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको अयोध्या में जब मंदिर का पूजन हुआ उस वक़्त उन्हें वहाँ पर आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? क्या ये एक इसलिए कि वो एक जनजाति की महिला थी, केवल इसलिए? आदिवासी महिला थी इसलिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामा करना बंद कर दे और जाति के नाम पे, धर्म के नाम की राजनीति अब उनकी फेल हो चुकी है। ये और दूसरी राज्य छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश ने इसको पूरे सिरे से नकार दिया। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।